मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स के पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमने यूनिट 2 के एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। हमने स्टार्ट किया था कि जब कोई सॉलिड फॉर्म होता है तो क्योंकि एटम्स इतने क्लोज आते हैं कि उनके कहीं ना कहीं जो शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हैं, वो आपस में ओवरलैप होते हैं और साथ में क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियाई के साथ जो दूसरे न्यूक्लियाई या नियर बाय एटम्स के हैं उनमें भी इंटरेक्शन होता है, तो ये शेल्स स्ट्रक्चर बैंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस बैंड स्ट्रक्चर के बेस पे हमने ब्लॉक थ्योरम, एनर्जी डेंसिटी एक्सेट्रा को पढ़ा था। आज इस सीक्वेंस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोनिग एंड पेनी मॉडल। देखिए, जो सॉलिड हैं, जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो न्यूक्लियस जब उनके क्लोज आते हैं तो वहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनके कारण जो पोटेंशियल्स है उसमें बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर हम उनको डीपली अंडरस्टूड करना चाहें कि भाई एक सॉलिड फॉर्म हुआ, न्यूक्लियस के कारण किस तरह से पोटेंशियल में चेंज हुआ, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्रोनिग पेनी ने एक बड़ा सिंपल सा मॉडल लिया और उस मॉडल के बेस पे इन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया। आज की क्लास में हम क्रोनिग पेनी मॉडल का एक बेसिक पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रोनिग पेनी मॉडल के अकॉर्डिंग उसने ये माना कि जो हमारे सॉलिड हैं उनके जो क्रिस्टल हैं, जो उनके जालक बन रहे हैं, जो लेटिस हैं, उन लेटिस में जो फाइनली एक पोटेंशियल का फॉर्मेशन आ रहा है वो कुछ इस तरह का है, जहां पर सेंटर से ए डिस्टेंस तक पोटेंशियल 0 है, उसके बाद नेक्स्ट बी डिस्टेंस तक पोटेंशियल V0 है, देन अगेन ए डिस्टेंस तक 0 है, फिर बी डिस्टेंस तक, मतलब एक पीरियडिक पोटेंशियल को अज्यूम किया। क्रोनिग पेनी ने एक पीरियडिक पोटेंशियल माना जिसकी V0 हाइट है और A प्लस बी पीरियडिसिटी पे है। मीन्स हमारा पोटेंशियल 0 है जब तक x की वैल्यू लेस देन a है बट ग्रेटर देन 0 है। बट नेगेटिव साइड बात करें तो x की वैल्यू V0 है कब तक, जब तक x की वैल्यू माइनस बी से ग्रेटर और 0 है। अब यहाँ पर देखने की बात है, एब्रप्ट चेंज हो रहा है 0 पर, a पर, b पर या माइनस b पर, माइनस a ब्रैकेट में प्लस b पर। तो ये बेसिक कंडीशन एक पीरियडिक पोटेंशियल को अज्यूम किया क्रोनिग पेनी ने। बड़ा सिंप्लीफाइड सा एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल अज्यूम करके क्रोनिग पेनी ने अपना एनालिसिस दिया, जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो रीजन हो गए। एक रीजन हो गया जहाँ पोटेंशियल 0 है, एक रीजन हो गया जहाँ पे पोटेंशियल V0 है। अगर हम इन दोनों रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है तो क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोबेबिलिटीज के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं, तो फर्स्ट रीजन के अंदर हमारे किसी भी पार्टिकल के लिए हो गया d2 psi1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi1 इक्वल टू 0। जो दूसरा रीजन है जहां पे पोटेंशियल V0 है, वहां की इक्वेशन, वहां अगर वेव फंक्शन psi2 अज्यूम करते हैं तो इक्वेशन हो गई d2 psi2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस V0 psi2 इक्वल टू 0। ये हमने दो रीजन अलग अलग ले लिए, दोनों रीजन के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन लिख ली। अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए इस पूरी टर्म को 2me अपॉन h क्रॉस को हमने अल्फा स्क्वायर अज्यूम कर लिया, तो ये हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जिसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। इसी तरह से यहाँ इस पूरी टर्म को हमने माइनस बीटा स्क्वायर लिया, क्योंकि V0 माइनस ही, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी V0 से कम होनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बीटा अज्यूम करके ये रीजन 1 में हुई, ये रीजन 2 में। अल्टीमेटली ये पीरियडिसिटी है। तो अब हम इसके बाद हमने रीजन 1, 2 की श्रोडिंगर इक्वेशन लिख ली। इनके सॉल्यूशन को वर्कआउट करने के लिए हमने डिस्कस किया ब्लॉक थ्योरम, क्योंकि अल्टीमेटली ये पीरियडिक है और ब्लॉक थ्योरम ने कहा प्लेन में और जो हमारा लैटिस का पीरियडिसिटी है उसके मल्टीपल के इक्वल इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर मैं इस ब्लॉक थ्योरम का फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएशन करके इसके लिए ब्लॉक थ्योरम लिखता हूँ, इसके लिए ब्लॉक थ्योरम से इक्वेशन लिखता हूँ, तो मैंने एक दो स्टेप डायरेक्ट लिखे हैं। ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी जो कि फर्स्ट रीजन के अंदर ब्लॉक थ्योरम के फंक्शन के अकॉर्डिंग बनती है।
और ये सेकंड इक्वेशन मैंने ब्लॉक थ्योरम के लिए लिखी है, जो सेकंड रीजन में जहां हमारा पोटेंशियल V नॉट है। ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो इस रीजन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा u1 इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा माइनस के एक्स प्लस बी ई माइनस आयोटा अल्फा प्लस के एक्स, और इस रीजन में u2 हमारा हो जाएगा c एक्सपोनेंशियल बीटा माइनस आयोटा के एक्स प्लस डी ई माइनस बीटा प्लस आयोटा के एक्स। इस तरह से हमने ब्लॉक थ्योरम और श्रोडिंगर इक्वेशन और क्रॉनिक पैनिक के जो बेसिक रीजन है, जो उसे बेसिक कंडीशन दी, उस हिसाब से इन दोनों रीजन के अंदर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन और ब्लॉक थ्योरम लेके उनका एक सॉल्यूशन निकाला। हमारे ये जो ब्लॉक थ्योरम का पीरियोडिसिटी है, इसमें ए बी सी डी कुछ जो कंडीशन है उनको फॉलो करेगी, जिन्हें हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। हम जानते हैं कि बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बात करें तो इस रीजन में साई 1 और यहाँ पे साई 2 है, तो इन दोनों की वैल्यू यानी u1 और u2 की वैल्यू 0 पर सेम होगी। इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू सेम होगी। तो इन बाउंड्री कंडीशंस को वर्कआउट करके हम ए बी सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं 0 पर इक्वलिटी के लिए, ए पे इक्वलिटी के लिए, बी पे इक्वलिटी के लिए, और इन इक्वेशंस को रीराइट करते हैं। तो ये फुलफिल होने की जो कंडीशन है उसको सॉल्व करके हम डायरेक्ट वो कंडीशन निकालते हैं जो ये सेटिस्फाई करेगी। जब हम बाउंड्री कंडीशन के बेस पे अप्लाई करते हैं, जो हमारे ब्लॉक थ्योरम का फंक्शन आ रहा है, दोनों रीजन पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है कि अगर हम ए बी सी डी इनके लिए बाउंड्री कंडीशन को वर्कआउट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए प्लस बी। ये हमने बाउंड्री कंडीशन से एक इक्वेशन को निकाला। हमने केपी मॉडल के अंदर दो रीजन लिए, दोनों रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी, ब्लॉक थ्योरम को अप्लाई किया, ब्लॉक थ्योरम से उनका जनरलाइज सॉल्यूशन निकाला। जो बाउंड्री कंडीशन है उससे जो कंडीशन निकलती है, ये हमारे पास कंडीशन है। अब ये कंडीशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व करें तो इट इज वेरी टिपिकल, बहुत इजीली हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो केपी मॉडल में ये सजेस्ट किया गया कि हम एक कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए जो प्राचीर है, जो विभव प्राचीर है, वो बिल्कुल थिन है, यानी सूक्ष्म चौड़ाई का है, मीन्स बीटा टेंड्स टू 0 हो रहा है और हाइट इनफाइनाइट है, यानी सूक्ष्म चौड़ाई का अनंत विभव प्राचीर है, इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर है विद ऑलमोस्ट 0 विड्थ। तो उस कंडीशन के अंदर कंडीशन ये कहती है V नॉट टेंड्स टू इंफिनिटी बट B टेंड्स टू 0। उस कंडीशन में V नॉट B मस्ट बी फाइनाइट, V नॉट B का मल्टीपल फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक बीटा बी इक्वल टू हो जाएगा बीटा बी के, और कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी हो जाएगा 1 के इक्वल। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की तरह हाइपरबोलिक फंक्शन में हमने ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया। जब हमने ये मान यहाँ पर रखा तो आप देखिए, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक बीटा बी के इक्वल हो गया, मैंने यहाँ पर साइन अल्फा ए के नीचे अल्फा ए लिखा, तो अल्फा तो मैंने ये वाला यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम बनाना तो ए से मल्टीप्लाई किया और ए से डिवाइड कर दिया, प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस के ए। इस पूरी टर्म को हम अगर p मान लेते हैं, हमने p अज्यूम कर लिया, p किसके इक्वल है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा बीटा ए बी इज इक्वल टू, अब अगर मैं बीटा और अल्फा के मान रखता हूं तो सिंप्लीफाइड करके मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी ए बी वी नॉट माइनस 2e m अपॉन h क्रॉस। फर्दर नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं कि वी नॉट इज मच मच ग्रेटर देन e, क्योंकि हमने इनफाइनाइट हाइट मान ली है, इस बैरियर को इनफाइनाइट पोटेंशियल का माना है, तो वी नॉट इज मच मच ग्रेटर देन e। जो भी पार्टिकल है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी से इस विभव प्राचीर जो बैरियर है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं और हमारे पास ये आ जाएगा एम ए वी नॉट बी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये रखने से ये जो इक्वेशन बनी, ये एक बड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है जो कि केपी इक्वेशन क्रॉनिक पैनिक इक्वेशन कहलाती है। इसके हिसाब से पी साइन अल्फा
वन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस के ए होता है। ये पूरे जो हमारे पीरियडिक पोटेंशियल पे बेस्ड ब्लॉक थ्योरम को इंक्लूड करके बनाई हुई है, ये केपी इक्वेशन कहलाती है। और इससे हम फर्दर कंडीशंस को डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें एक शॉर्ट डिस्कशन के पहले आपको बता दूं, एग्जामिनेशन पर्पज से केपी मॉडल की बेसिक अजम्पशन, बेसिक प्रूफ की बात आती है। आप कहेंगे कि कुछ प्रूफ मैंने डायरेक्ट किए हैं, तो देखिए एग्जामिनेशन के अंदर कुछ प्रूफ्स को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। नोट्स के अंदर मैंने इसके तीनों चारों स्टेप्स किए हैं, बट कुछ को हम डायरेक्ट मैथमेटिक्स कर सकते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस डायरेक्ट स्टेप से केपी इक्वेशन को फाइंड आउट करना हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केपी मॉडल क्या और केपी इक्वेशन को डिड्यूस कीजिए। अब यहाँ पर हमने केपी की बात कर ली, पी की बात कर ली। अब मैं दो कंडीशन से वर्कआउट करना चाहता हूँ कि मान लीजिए पी जीरो के इक्वल है। अगर p इक्वल टू जीरो है तो इस इक्वेशन से ये जीरो हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस के इक्वल हो जाएगा, इट्स मींस अल्फा इक्वल टू के हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू रखने से मेरे पास यहाँ जो एनर्जी आएगी वो आएगी एच नॉट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2n, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। यानी जब p जीरो होगा, ये केपी मॉडल से हमने वो कंडीशन फाइंड आउट की है कि अगर p जीरो यानी कोई बैरियर ही नहीं है तो उस समय इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और जो हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो हमारे पास यहाँ आ रहा है। यानी केपी मॉडल से हमने एक केस निकाल लिया जब फ्री इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कंडीशन भी है कि मान लीजिए पी इन्फिनिटी है। अगर पी इन्फिनिटी है तो उस कंडीशन में साइन अल्फा इक्वल टू जीरो होगा, और हम उससे वर्कआउट करते हैं। वही अल्फा ए का मान रखा, अल्फा की वैल्यू से ई निकाला, तो हम यहाँ देखते हैं एनर्जी डिस्क्रीट आती है। यानी एनर्जी की वैल्यू कंटिन्यूस नहीं है, एनर्जी डिस्क्रीट है। तो जो हमारी बैंड थ्योरी का बेसिक है कि हमारे जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर एनर्जी बैंड्स होते हैं, और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होकर डिस्क्रीट होती है। वो कंसेप्ट हमारे पास यहाँ से आता है। इस तरह से केपी मॉडल फ्री इलेक्ट्रॉन को भी अकोमोडेट कर रहा है और डिस्क्रीट वैल्यू को भी अकोमोडेट कर रहा है। ये आज मैंने ब्रीफ में केपी मॉडल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में केपी मॉडल के फर्दर जो कंक्लूजन है, किस तरह का बैंड का शेप होगा, एजेस क्या होगी, इन सबको डिस्कस करेंगे। मैं ब्रीफ में बता दूं आज के क्वेश्चन जो टॉपिक है उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में भी बन सकता है कि केपी इक्वेशन लिखें, वो ये रही। केपी मॉडल से फ्री इलेक्ट्रॉन, केपी मॉडल से हमारा डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट आता है, और एक डिटेल्ड क्वेश्चन बनता है कि केपी मॉडल क्या है और उसके एनालिसिस से केपी इक्वेशन डिड्यूस कीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं केपी मॉडल के डिफरेंट कंक्लूजन्स पे बात करूंगा।